हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चकबंदी लेखपाल से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में 2015 में जो चकबंदी लेखपाल का एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, उसमें जो जीएस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था हम लोगों ने उसे एक एक करके सॉल्व किया और उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में उसी सेम पेपर में जो जीएस के अलावा जो ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था हम उन्हें के करके सॉल्व करेंगे। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे पड़ोस में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो थोड़ा बहुत साउंड की समस्या आएगी, तो थोड़ा कॉपरेट करने का प्रयास करिएगा। जो अगल बगल से आवाज़ें आएंगी उनको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा और उन बातों को ध्यान दीजिएगा, उन तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा जिसकी बात हम लोग क्लास में करेंगे और वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क है दोस्तों, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करिएगा। एक दो दिन की समस्या है, सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए प्रश्नों पे आते हैं और जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जगजीवन राम का, सिकंदर बख्त का या फिर लाल बहादुर शास्त्री का। देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बोला था? जय जवान जय किसान। अगर इसका प्रश्न जो है तो उत्तर लोगों को नहीं पता होगा तो जनरली लोग लाल बहादुर शास्त्री जी पे जाएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है आपका ए है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस वक्तव्य को बोला गया था कि और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ये उस समय बोला गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947। एक तरफ तो हम लोगों ने स्वतंत्रता पाली, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो देश के सामने एक बहुत विकराल समस्या खड़ी थी। किस रूप में? भूखमरी के रूप में, अकाल के रूप में। इस समस्या से निजात पाना सबसे बड़ा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था और उसी समय तत्कालीन जो है उस समय देखा जाए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये वक्तव्य तो बोला था कि भाई सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, पहले सब कुछ को एक तरफ करो और सबसे ज़्यादा जरूरी है कृषि, क्योंकि हमारे देश में अकाल है, हमारे देश में क्या है भूखमरी की समस्या खड़ी और इससे निजात पाने के लिए हमें सबसे पहले कृषि क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहिए, कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहिए। और उस समय इन्होंने ये वर्ड बोला था कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन या फिर स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए रिवॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बहुत सारे से रिवॉल्यूशन हुआ, बहुत सारे, जैसे कि सिल्वर रिवॉल्यूशन हो गया, गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया और फिर वाइट रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन हो गया, इसी तरीके से ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया। बहुत सारे रिवॉल्यूशन जो हुए हमारे देश में। प्रश्न ऐसे पूछता है कि ये जो है क्रांति ये किससे संबंधित थी, इस क्रांति के जनक कौन थे? जैसे कि आप यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं कि रजत क्रांति, तो रजत क्रांति जो कि अंडे उत्पादन से संबंधित है, इसका अगर जनक पूछा जाए तो ये देखें हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी को माना जाता है सिल्वर रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने इस क्षेत्र की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्रांति जो मानी जाती है वो कौन सी है? श्वेत क्रांति, जो कि दुग्ध उत्पादन से है। इसके जनक कौन है फ्रेंड? वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं और इन्हीं के देखा जाए 26 नवंबर को, ठीक है, इनकी स्मृति में 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन डे के हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है और देखा जाए, देखिए पीली क्रांति की अगर बात करें, पीली क्रांति जो हो गई फ्रेंड किससे? तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। और ये इनके अगर पूछा जाए कि जनक कौन है पीली क्रांति के, तो ये कौन है? आपके सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके ये जनक माने जाते हैं पीली क्रांति के। बाकी देखा जाए आपका जैसे ब्राउन क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई मत्स्य उत्पादन से। आजकल फ्रेंड बातें चल रही स्वीट क्रांति, ठीक है, स्वीट रिवोल्यूशन, ठीक है, मीठी क्रांति। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, शहद से संबंधित है। ठीक है, तो इसको क्या स्वीट क्रांति भी बोलते हैं, स्वीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं आगे अगले प्रश्न पे कि केसर के लिए पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? देखिए ये प्रश्न सेम पूछा गया था आपका
8 में लेखपाल में एग्जाम पूछा गया था, हम लोगों ने पेपर भी सॉल्व किया। उस पेपर में क्या पूछा था कि केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, भारत में। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है इसका उत्पादन होता है, जो इस समय वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका उत्पादन जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होता है। और इसका उपयोग में जो लाने वाला भाग है वो पत्ती है कि पंखुड़ी है कि बाह्यदल है या फिर वर्तिकाग्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से चर्चा किया था। इसका जो फूल होता है दोस्तों, उसमें जो ये बीच की कलियां निकली होती हैं, पतली सी लंबी सी जो धागानुमा जो संरचना होती है ना, उसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, वर्तिका। ठीक है, वर्तिका का इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें केसर के पतले पतले लंबे लंबे रेड कलर के आप लोगों ने देखा होगा। ये एक तरीके से इसको इंग्लिश में सेफ्रॉन बोलते हैं और ये दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है। अगर उत्पादन की बात करें भारत में, जैसा कि हमने बताया जम्मू कश्मीर में होता है। अगर विश्व में देखा जाए तो ईरान माना जाता है सबसे बड़ा उत्पादक होता है। फिर स्पेन में भी सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। इस समय डेटा जो बता रहा है वो स्पेन बता रहा है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन स्पेन में हो रहा है, फिर ईरान में हो रहा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर आपका सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर ये देखें कि ये जो पौधा है, ये जो पुष्प है, ये किस पेड़ पे लगता है, उस पौधे का क्या नाम है? तो उसका नाम है क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस नामक पौधे से इस पुष्प को प्राप्त किया जाता है और इस पुष्प को लगाया जाता है जून जुलाई के महीने में, जो है इसकी जो है कृषि की जाती है और ये तैयार अक्टूबर वगैरह में ये पुष्प जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए रिपीट कैसे प्रश्न होते हैं, इसीलिए कहा जाता है बार बार प्रीवियस इसके पेपर को सॉल्व करो। 2008 में भी ये प्रश्न आया था लेखपाल चकबंदी के, 2015 में भी इस प्रश्न को पूछा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। ठीक है, ये देखिए महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं। प्राचीन भारत आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में जो है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं वेद हमारा 4 वेद है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और चौथा आपका अथर्ववेद है। जो आपका यजुर्वेद है उसके 2 भाग हैं। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, पता होगा, शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। और आपको मैंने ये भी बताया था, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री क्लास की होगी, तो हर वेद का अपना एक क्या होता है? उपवेद होता है। हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, क्योंकि वेदों को समझने के लिए ग्रंथ की रचना की थी पद्य रूप में, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। हर वेद का अपना आरण्यक होता है, हर वेद का अपना एक उपनिषद होता है। तो जो आपका यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक हमको शुक्ल यजुर्वेद दिख रहा है, दूसरा हमको कृष्ण यजुर्वेद दिख रहा है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, बहुत प्रामाणिक माना जाता है। सबसे प्रामाणिक जो ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो शतपथ ब्राह्मण है। और शतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले महाजनी प्रथा का उल्लेख किया गया है। और महाजन वह होते हैं जो ऋण देते हैं, और उस समय शतपथ ब्राह्मण में जो ऋणदाता होता है, ऋणदाता को देखिए क्या कहा गया है? कुसीदिन। ठीक है, कुसीदिन जो होता है उसको ऋणदाता कहा जाता है। और ये कहाँ बात की गई है? शतपथ ब्राह्मण में की गई है। और शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करें तो ये किसके उद्देष्टा, अगर ये कौन थे तो ऋषि याज्ञवल्क। याज्ञवल्क जो ऋषि हैं वह इनके शतपथ ब्राह्मण के उद्देष्टा हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उपनिषद, ये सब जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास करेंगे तो उसमें और भी अच्छे से आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये चीज़ जान लीजिए कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? ये है आपका यजुर्वेद का जो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, आते हैं अगले पे कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? आम की, संतरा की, पपीता की या फिर अमरूद की? तो ललित देखिए भाई अमरूद की है। ठीक है, अमरूद की उत्तम किस्म है। हर पौधे की हर जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी कई किस्में हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए ललित जो है वो उत्तम किस्म है किसकी? अमरूद की है। और अगर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे मसूड़ों के लिए और इस संबंधित जो दांतों से संबंधित जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। और विटामिन सी जो होता है किससे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अमरूद की अन्य किस्मों की भी अगर बात करें कि और कौन कौन सी किस्में हैं, तो देखिए इलाहाबादी सफ़ेदा जो है, इलाहाबादी सफ़ेदा जो है ये भी आपकी अमरूद की एक किस्म है। अगर बात करें एक लखनवी
लखनऊ 49 है, ये भी आपकी अमरूद की किस्म है, ठीक है। 49 लखनऊ जो है वो भी अमरूद की किस्म है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आम दिया है, आम देखिए इस समय बहुत चर्चे में, ठीक है। आम की अगर बात करें तो अल्फांसो आम बड़ा चर्चे में इस समय है, तो हमें आम के भी बारे में जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी किस्म है। तो देखिए आम से है मल्लिका जो है, ये देखिए नवीनतम किस्म है जिसके बारे में हम बात करें, जैसे दशहरी जो हो गया, लंगड़ा हो गया, ये भी सब किस्म है। लेकिन अगर हम नवीनतम किस्म की बात करें आम की, तो देखिए मल्लिका हो गया, दूसरा अगर देखिए तो आम्रपाली हो गया, और रत्ना हो गया, आम्रपाली हो गया, आम्र से पता ही चल जाएगा, आम्रपाली, रत्ना हो गया, ये भी आपकी नवीनतम किस्म है। और बात करें तो अर्का अरुण, अर्का अरुण जो है ये भी आपकी आम से संबंधित किस्म है, ठीक है। ये संबंधित आपके आम से हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पपीता, यहाँ पे देखिए हमें पपीता भी दिख रहा है, पपीते में देखिए विटामिन ए पाया जाता है बड़ी प्रचुर मात्रा में, तो जिन लोगों को आंखों वगैरह की समस्या, जम के पपीता खाओ, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पपीते में। और अगर बात करें इसके कौन कौन से जो हैं पपीते से संबंधित जो आपके किस्म हो गए, तो सबसे पहला किस्म है कि इसका सबसे है पूसा जायंट, ठीक है। पूसा जायंट जो है इसका किस्म है, पूसा डेलिशियस जो है इसका पपीते का किस्म है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किस्म हैं, आपको याद होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे बताते चलेंगे, एक साथ किसी को भी याद नहीं होता है, बहुत से लोग ट्रिक बना लेते हैं, ट्रिक बनाने की कोशिश करिए तो वो याद हो जाएंगे, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है हमारा कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 90 डेसिमल, 100 डेसिमल, 120 डेसिमल या फिर 150 डेसिमल। 150 डेसिमल तो भाई विस्फोट हो जाए, बहुत तेज आवाज़ होता है, व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 90 डेसिमल होता है। डेसिमल क्या होता है दोस्तों, डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है, डेसिमल होती है। और अगर हम मानवीय कान की बात करें कि भाई ये कितने तक सहन कर सकता है या संवेदनशील होता है मनुष्य का कान आवाज़ को, तो देखा जाए ये माना जाता है 20 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, माफ़ करिएगा 30 हर्ट्ज से लेकर के 30 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है ये मानवीय कान जो है तो संवेदनशील होता है, ठीक है। तो इसके प्रति ध्यान रखिएगा। तो 90 डेसिमल जो होता है इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है अगर ट्रैक्टर की आवाज़ है, जो कि ये जो घरेलू वाहन वगैरह होते हैं उनका आवाज़ जो होती है इतने तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर जारी है तो नॉइस पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रही है। अगला है हमारा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग पानी निकालने के लिए कब किया जाता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग, जिसे हम समरसेबल भी कहते हैं, ठीक है, समरसेबल बहुत लोग के घरों में लगा होगा, तो ये इस्तेमाल जो होता है कब किया जाता है, जब पानी का स्रोत और विकास, ठीक है, दोनों ज़्यादा हो। जब पानी का निकास ज़्यादा हो, यहाँ पे देखिए विकास नहीं होना था, निकास होना था, ठीक है, पानी का स्रोत और निकास दोनों ही ज़्यादा हो, तब कहाँ से होगा, निकल जा रहा है। पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ही मंद हो, और जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, तो यही हो जाएगा, तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। सेंट्रीफ्यूगल यानी कि जो केंद्र से बाहर की तरफ फेंक रहा हो, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो केंद्र से बाहर की तरफ जो फेंक रहा है वही फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब देखिए आपके पास तालाब है, यहाँ पे स्रोत तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, लेकिन इसका जो निकलने का जो गति है वो मंद है, तब हम यहाँ पे ऐसे पंप का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम में भी देखिए तो समरसेबल पंप होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है कि धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। ये देखिए बड़े डायरेक्ट से प्रश्न है, 10% है, 15% है, 20% या फिर 35%। बहुत ज़्यादा इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है, 20% होता है। यानी कि जो धान में अगर हम पूछें कि भार कितना है, जो है भूसी, जो धान की भूसी निकलती है ना, उसमें भार क्या हो गया भैया, 20% हो गया। 20% का अनुमानतः भार माना जाता है धान की भूसी का, धान में, ठीक है। अगला है हमारा कि चावल में उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। तो प्रति हेक्टेयर में जो उन्नत बीज अगर चावल का लगा रहे हो, बीजारोपण की दर क्या होगी प्रति हेक्टेयर, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 25 किग्रा या फिर 30 किग्रा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर बताते रहिए। देखिए 2015 में प्रश्न आया था, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, 15 किग्रा होती है बीजारोपण की दर, होती है प्रति हेक्टेयर उन्नत बीज की, ठीक है, 15 किग्रा निकलेगा भाई, ये है चावल का दर, ठीक है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। खीरा, फली, तरबूज, इनमें से कोई नहीं। देखिए पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू के आधार पे हम क्या करते हैं,
क्षार और अम्ल का निर्धारण करते हैं। pH वैल्यू देखिए यहाँ 7 देखिए पानी का होता है, ठीक है। 7 से अगर हम माइनस की तरफ जाते हैं 6 5 तो क्या होता है, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 7 के इस तरफ जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पूछा अम्लीय जो होता है धरती पर किसे सफलता से उगाया जाता है, कौन सा ऐसा पौधा है, फल है, खीरा है, फली है, तरबूज है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। तो ये भाई जो तरबूज है ना, ये अम्लीय होता है, उसको बहुत ही धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जाता है। बहुत से लोग इसको तरबूजे खाते भी होंगे, सीजनल फ्रूट्स है, ठीक है। ये जो है देखा जाए तो जायद फल होता है, जायद, ठीक है। ये कब, वर्षाकालीन, जो हमने बताया था ना कि जो है ऋतुओं के आधार पे हम लोगों ने फसलों के 3 किस्में, यानी कि रवि फसल हो गई, फिर आपका खरीफ फसल हो गई, फिर आपका जायद फसल हो गई। तो तरबूजे को जायद के समय लगाया जाता है, मार्च अप्रैल के समय जो है इसकी बुआई वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तरबूजे जो होता है एक जायद किस्म की फसल है, जायद है। और अगर हम बात करें इसकी किस्मों की, कौन कौन सी किस्म होते हैं, तो देखिए सुगर बेबी, ठीक है। सुगर बेबी जो है ये इसका किस्म है सुगर बेबी। और अगर हम बात करें तो दुर्गापुर केसर, ठीक है, दुर्गापुर भी जो हो गया किस्म हो गया किसका, तरबूजे का हो गया। पूसा वेदान हो गया, पूसा वेदान भी जो है तरबूजे का किस्म हो गया, ठीक है। काशी पीताम्बरा भी हो गया, काशी पीताम्बरा भी तरबूजे का हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें क्या है, किस्मों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे भी देखते हैं, खीरे वगैरह की बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। तो पूसा रस राज किसकी उन्नत किस्म है, टमाटर की, तरबूज की, खरबूजा की या फिर खीरा की। तो बताइए भाई पूसा रसराज जो है वो किसकी, ये है खरबूजे की, ठीक है, खरबूजे की है। किसकी, पूसा रसराज। अभी देखिए हम लोगों ने तरबूजे का देखा, अब खरबूजे की देख रहे हैं। खरबूजा भी फ्रेंड जायद है, जायद ऋतु की फसल जायद में मानी जाती है, ठीक है, जायद फसल है ये। और ये देखिएगा जो खरबूजे का जो पूसा राज है ना, ये संकर किस्म की फसल है, ठीक है, संकर किस्म है। और इसका जो विकास किया गया था, इसको जो विकसित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था, पूसा रसराज, जो कि खरबूजे की किस्म है। और अगर हम अन्य बात करें कि अन्य कौन कौन से किस्म है, तो देखिए पूसा रसराज हो गया, पूसा सरबती हो गया, ठीक है, पूसा सरबती भी जो हो गया ये भी आपका किससे संबंधित है, खरबूजे से संबंधित है। और बात करें तो हिसार मधुर, ठीक है, हिसार मधुर जो हो गया ये भी आपका खरबूजे से संबंधित है। अन्य की और भी अगर है तो अर्काजीत जो है, आर्कोजीत जो है ये भी आपका खरबूजे से संबंधित है। दुर्गा सधु जो है ये भी, दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर मधु, ठीक है, दुर्गापुर मधु जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें है, याद भी करना अपने आप में एक मुश्किल है, लेकिन ठीक है बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। दुर्गापुर मधु जो है ये भी आपका खरबूजे से संबंधित किस्म है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खीरा, हम लोगों ने खीरा भी अभी बात किया था ना, खीरे के बारे में भी देख लेते हैं भाई, खीरा को क्यों निगलेक्ट करना, खीरा के भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी किस्म है खीरा से संबंधित, उनको भी एक बार देखा जाए। तो खीरा है ये भी जायद फल है, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये देखिए पूसा संयोग जो है, पूसा संयोग जो है ये खीरा है, ठीक है। एक आपका होता है पूसा संयोग या हिमांगी भी हो गया, ये भी खीरे से संबंधित है, ठीक है। जापानी लॉन्ग ग्रीन, ठीक है, जापानी लॉन्ग ग्रीन जो होता है ग्रीन कलर का खीरा है, जो जापानी लॉन्ग ग्रीन जो हो गया ये भी खीरे से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टमाटर दिया, अगर हम टमाटर की किस्मों की बात करें तो देखिए पूसा शीतल, ठीक है, पूसा शीतल जो हो गया वो भी आपका टमाटर से है। पूसा रूबी हो गया ये टमाटर से संबंधित है। गौरव हो गया, सोनाली हो गया, ये सब टमाटर से संबंधित जो है आपकी किस्म है। तो ध्यान रखिएगा ये सभी हमें पता होने चाहिए। एक प्लेन पेपर लो और उस पर ये सारी चीज़ें एक साथ लिख लो, तो ट्रिक विक बना करके याद करो भाई, प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, इसलिए मैं बार बार उसको आपको ध्यान दिला रही हूँ, ठीक है। अगला है हमारा उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है। देखिए फसलों की हेरफेर करने से जो भूमि की ना उर्वरा क्षमता जो है बनी रहती है। और यहाँ पे देखिए तो ये कौन से फसलों से गेहूं की जो है उत्तर भारत में हेरफेर की जाती है, धान से, कपास से, ईख से, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए धान। जैसा कि गेहूं कौन सी फसल है, मैंने बोला था ऋतुओं के आधार पे हम फसलों को बांटते हैं, रबी, खरीफ और जायद।
ये देखिए गेहूं की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, रवि की फसल है, ठीक है। रवि की फसल जो है मानसून के बाद लगाई जाती है, ठीक है। तो रवि के बाद क्या आना चाहिए, खरीफ आना चाहिए, ठीक है, या फिर खरीफ के बाद रवि आना चाहिए। तो गेहूं के बाद हम कौन सी फसल लगाते हैं, धान की लगाते हैं। धान किस में आता है, खरीफ आता है। और जैसा कि एक कुछ हम लोगों ने बात किया था कि कुछ सामान्यतः कुछ कंडीशन होती हैं जो हम फसलों की हेरफेर करते हैं, जैसे कि कम अगर जो फसलों की जैसे कि कम जड़ वाली हो, छोटी जड़ की हो, तो हमें फिर छोटी जड़ के बाद बड़ी जड़ की फसलें लगानी चाहिए, जिससे कि जो देखिए यहाँ पे छोटी जड़ की लगाए तो छोटी जड़ के जो पोषक तत्व, जमीन के ऊपर वाले पोषक तत्वों को तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे फिर पोषक तत्व खत्म हो गए, तो अब लंबी जड़ वाली लगाएंगे, ताकि गहराई में जो पृथ्वी के अंदर जो गहराई में जाएंगे, पृथ्वी यहाँ पे भूमि में, तो यहाँ पे जो पोषक तत्व है तो इसका इस्तेमाल करके जो है पौधे अपना विकास कर सकते हैं। और समय के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, फिर से पोषक तत्व आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने पहली फसल ज़्यादा जल वाली लगाई है, ज़्यादा जल की जिसको आवश्यकता है, तो उसके बाद जो फसल लगाई है वो कम जल वाली लगाई। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं गेहूं के बाद धान लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये रबी फसल हो गई गेहूं, और ये क्या होगी, धान क्या होगी, आपकी खरीफ की फसल होगी। खरीफ की फसल जो होती है, देखा जाए ये मानसूनी फसलें होती हैं, वर्षा ऋतु की फसलें होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला हमारा 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 700 वॉट, 746 वॉट, 750 वॉट या फिर 800 वॉट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 746 वॉट का होता है, ठीक है। आगे हमारा कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड या फिर गुजरात या मध्य प्रदेश। देखिए 2015 में ये प्रश्न आया था, उस समय के डेटा के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो था आपका बी है, ठीक है, जो है बी, यानी कि जो महाराष्ट्र और जो पंजाब है वो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में जो है कौन, ये अग्रणी राज्य थे, ठीक है। अगला है हमारा कि वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। 422 बिलियन, 3 ट्रिलियन, 400 बिलियन या फिर कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी हो जाएगा, ठीक है। जितनी देश की अर्थव्यवस्था उतना ही आपके पृथ्वी पर ग्रह, ठीक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे देखा जाए तो पृथ्वी पे जो है उस समय के वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था वो कि पृथ्वी पर जो वृक्षों की संख्या है वो 3 ट्रिलियन तक है, ठीक है। अगला हमारा कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। 71%, 75% या फिर 80 या फिर 85%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उस समय के तत्कालीन समय में जो था तो ग्रामीण परिवारों में कोई भी जो रसोई में जो परंपरागत लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, गोबर आदि से इस्तेमाल करके जो खाना बनाया जाता था वो 85% था, ठीक है, 2015 के डेटा के हिसाब से। जब हम लोग इसकी क्लास करेंगे तो अपडेट होते हुए भी चलेंगे। इसका है अगला कि कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। 1%, 4%, 7% या फिर 13%। करेक्ट आंसर इज ए। चलिए 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, ठीक है। अगला है जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो जावा जो है वो एक खेती करने का तरीका है और ये है जो कि नागालैंड में और भी कृषि है, जैसे कि झूम कृषि भी उधर हमको देखने को मिलती है। एक तरफ जंगलों को साफ कर दिया जाता है, फिर वहाँ कृषि की जाती है, फिर अगर वहाँ का फिर जब उर्वरता जब भूमि की समाप्त हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते, फिर जंगलों को साफ करके उनको जला दिया जाता है, फिर वहाँ पे कृषि की जाती है। तो ये कुछ झूम कृषि जैसी भी वहाँ पे हमें उत्तर पूर्व राज्यों में देखने को मिलती है। जावा जो है ये भी एक खेती, ग्रामीण खेती का तरीका है, प्रणाली है, जो कि नागालैंड में फेमस है, ठीक है। अगला है किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। अभी चालू नहीं हुआ है, 1 मई 2015 को, 26 मई 2015 को या फिर 15 अगस्त 2015 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान चैनल का जो है उद्घाटन किया गया। और इस किसान चैनल के द्वारा जितने भी कृषि संबंधी जो जानकारी होती है, हर प्रकार की जानकारी जो है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा, विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जो है वो किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। और इस किसान चैनल के माध्यम से ही जितने भी कृषि संबंधी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने में किसानों को काफ़ी ज़्यादा ये चैनल सहायक सिद्ध हुआ, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 मई 2015 को। इस प्रश्न को देख के क्या आपको लग रहा है कि जो योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा वो किस डेट में चलाई जाती हैं,
किस स्थान से उनका जो है शुभारंभ किया जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप इग्नोर नहीं करिएगा। और सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं कि कभी भी आपको 4-5 योजनाएं दे देगा और पूछ देगा आपसे कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी, उनका एक क्रम से लगाइए, ठीक है। तो योजनाओं का डेट, योजनाओं का मंत्रालय, योजनाओं को किस स्थान से जो है वो शुभारंभ किया गया था, ये आपको बिल्कुल ही कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण है? मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हल या फिर डिस्क हैरो या फिर कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल या फिर मृदा खुलाल, जिसको हम सब साइलर के भी नाम से जानते हैं, सब साइलर हल। करेक्ट आंसर इज डी है, ठीक है। ये एक प्राथमिक जो है, ये जुताई के प्राथमिक उपकरण है। मोल्ड बोर्ड हल जो है, ये ट्रैक्टरों के पीछे लगाए जाते हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा। इनका कार्य क्या अगर बात करें तो ये जो कार्य जो करते हैं, ये जनरली जो है, अगर हम इसकी बात करें मोल्ड बोर्ड हल की, तो ये जो पीछे से ट्रैक्टरों के पीछे लगे रहते हैं और ये क्या करते हैं, जो मिट्टी रहती है, मृदा जो रहती है, उसका उलट पुलट करते हैं, ठीक है। उसका उलट फेर करते हैं, उनको एकदम उलट देते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर ला जाते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे ला जाते हैं। इससे जो वहाँ की भूमि पे जो खरपतवार रहते हैं ना, उसको नष्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। और अगर बात करें तो मिट्टी के पलटने के अलावा जो है, जो नई मिट्टियाँ होती हैं उनको तोड़ने, क्योंकि अगर आपको कृषि करना है तो मिट्टी को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ेंगे तो फिर उसमें खाद वगैरह, बीज वगैरह डालेंगे, तो ये मिट्टी को तोड़ने का भी कार्य जो है ये मोल्ड बोर्ड हल के द्वारा किया जाता है। दूसरा, जो आप कंपोस्ट डालते हैं मृदा में, जो खाद डालते हैं, कंपोस्ट खाद डालते हैं, चाहे गोबर की खाद डालते हैं, तो इन सबों को भी मिट्टी में मिलाने का काम जो करता है वो यही कार्य करता है, ठीक है। मिट्टी में मिलाने का कार्य, ये नहीं नष्ट कर, मिट्टी में मतलब मिला रहे हैं, हम कृषि करने चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर ये ही मेन चीज़ काम होता है इसका। दूसरा देखिए, ट्रैक्टर के द्वारा चालित जो होता है मृदा खुदाल, जिसे हम सब साइलर कहते हैं, इसका काम क्या होता है, ये बहुत गहराई तक जो है वो जुताई करता है, जिससे जो आपका पानी, जब आप सिंचाई कर, जब आप कृषि करते हैं, तो उस कृषि के दौरान जो हमें पानी की आवश्यकता है, जब पानी जब डालते हैं अपने फसलों में, तो उनके जो उस दौरान जो मिट्टियों को जो है पानी को धारण करने की जो क्षमता होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो है, इससे पानी की धारण क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके, जो ये इस्तेमाल किए जाते हैं प्राथमिक उपकरण, ये है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ठीक है। अगला है हमारा सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता, ठीक है। जो आपके मतलब आपके ही बजट के अनुसार हो, मितव्ययी हो, के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? स्प्रिंकल प्रणाली, ड्रिप प्रणाली या फिर फरो प्रणाली या फिर चेक बेसिन प्रणाली? करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा, ठीक है। ड्रिप प्रणाली, जिसे हम टपकन विधि भी कहते हैं, ठीक है। टपकन, टपक टपक करके जो होता है सिंचाई, वही है आपका टपकन। जहाँ पे है वहीं बूंद बूंद करके जड़ तक जो है इस प्रणाली के माध्यम से पानी जो है वो जड़ तक पहुंचता है, बूंद बूंद करके, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, इस तकनीकी को इस्तेमाल आज वर्तमान में पूरी दुनिया में किया जाता है, लेकिन इस तकनीकी का जो ईजाद किया था वो किस देश ने किया था? इजराइल ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल में पानी की समस्या है तो वो मेडिटेरेनियन सी के पास में, लेकिन पानी क्या है, खारे पानी का इस्तेमाल फसलों के लिए नहीं हो सकता। तो वहाँ पे पानी की समस्या, और पानी की जब समस्या, जब देखिए आपको विकास जो होता है ना, नए नए जो एवोल्यूशंस होते हैं ना, वो उन्हीं के यहाँ होते हैं जहाँ कमी होती है। वहाँ के लोग ना अपने सर्वाइवल के लिए नई नई चीज़ों का विकास करते हैं। इजराइल में भी यही है, क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या, एग्रीकल्चर भी होना है, तो नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं। तो इस टाइप की प्रणाली जो है ड्रिप प्रणाली, जिसमें प्रणाली जो है, जो कि कहाँ पे है, ये आपका टपकन विधि इजराइल से शुरू हुआ। और इसके माध्यम से क्या होता है, इस माध्यम से जो इस विधि से क्या होगा कि जो पौधों की जो जड़ें हैं, उस जड़ों में जो जल होता है वो बूंद बूंद करके, ठीक है, जैसे ये पाइपें लगी रहती हैं और यहाँ पे एक मेन जो है पंप लगा रहता है जो पानी को यहाँ से छोड़ता है, और ये पाइपें जो रहती हैं यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से होल होते हैं, और यहाँ से टपक टपक करके जो है पौधे जो है अपने जल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये देखा जाए, जहाँ पे फ़ायदा ये है कि जिन क्षेत्रों में जल की भी कमी होगी, वहाँ पे भी इस प्रणाली का इस्तेमाल करके एक अच्छी खेती जो है, एक अच्छी कृषि आप कर सकते हैं। देखिए, ज़मीनें अक्सर देखेंगे असमतल होती हैं, ठीक है। असमतल विधि, जब असमतल ज़मीन होती है तो उस पर अगर आप सिंचाई करो, पानी डाल दो, तो प्रॉपर तरीके से सभी ना पौधों को प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिलता है। तो जहाँ ज़मीनें जो है असमतल हैं, समान नहीं है, तो वहाँ पे आप ड्रिप प्रणाली का इस्तेमाल करके सभी पौधों को प्रॉपर तरीके से पानी पहुँचा सकते हैं।
इसके साथ ही साथ जहाँ पे सिंचाई जो है बहुत महंगी है, खसीली, वहाँ पे आप इस प्रणाली का इस्तेमाल करके एक अच्छी जो है बजट के मितव्ययिता के हिसाब से आप अपनी क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे स्प्रिंकल दिख रहा है, स्प्रिंकल प्रणाली जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहें तो बौछारी। ठीक है, बौछारी होता है ना, बौछार करना, बारिश की बूंदों की तरह। बारिश ऐसे होती है तो हर तरफ पानी बौछार की तरह गिरता है, तो स्प्रिंकल विधि वही होती है। बहुत से लोगों के गार्डन वगैरह में भी लगा होगा, अक्सर लोगों ने देखा होगा कि बीच में ना ऐसे लोहे की जो रॉड सा निकला रहता है और उस पर कुछ ऐसा उपकरण रहता है जो चारों तरफ घूमता है 360 डिग्री पे, और ये चारों तरफ क्या करता है, बौछार करता जाता है। ठीक है, तो इससे भी पौधों को प्रॉपर तरीके से पानी मिल जाता है। तो ये कुछ हमारे जो है प्रणालियाँ हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। आज ये बहुत फेमस हो रहा है, स्प्रिंकल प्रणाली हो गया, ड्रिप प्रणाली जो प्रणाली हो गया, ये काफ़ी फेमस हो रहा है, काफ़ी चल रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है मेन, आपका जो है जल के प्रयोग को कुशलता से इस्तेमाल करिए। कम जल भी है तो भी आप अच्छी कृषि कर सकते हैं इन सब विभिन्न प्रणालियों का इस्तेमाल करके। ठीक है, अगला है कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में, सिल्ट मिट्टी में, मटियार मिट्टी में, या फिर सभी में? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, माफ करिएगा ए हो जाएगा। बलुई मिट्टी में होता है सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव। कारण यह है कि जो मिट्टी, बलुई मिट्टी, आप बालू को हाथ में लो तो आपके हाथ में वो रुकेगा नहीं। इसी तरीके से जब बलुई मृदा जहाँ पे होती है, देखिए पेड़ों की जड़ होती है ना, वो मिट्टियों को पकड़ने का कार्य करती हैं, इसीलिए मिट्टियों का कटाव नहीं होता है। लेकिन बलुई मृदा जो होती है, बलुई मिट्टी जो होती है, उनको पेड़ों की जड़ जो है वो पकड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मृदा का कटाव होने लगता है। और इसी के साथ साथ अगर बालू जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी को सोखता है, तो पानी को सोखता है, ऊपर से मृदा जो पेड़ों की जो जड़ होती हैं वो पकड़ नहीं पाती हैं, जिसके कारण से जो बलुई मृदा होती है, बलुई मिट्टी जो होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस में होता है? बलुई मिट्टी में होता है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र हैं 45%, 50%, 55% या फिर 60%। तो भाई बताइए भारत में कुल कितने सिंचित क्षेत्र हैं? अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 55। ठीक है, 55% जो है ये वर्तमान में भारत में, उस समय 2015 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र थे 55%। ठीक है, अगला है हमारा कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सी सही नहीं है? 20 कचवांसी बराबर 1 बिस्वांसी, 20 बिस्वांसी बराबर 10 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, बाकी ये सब सही है कि 20 कचवांसी बराबर होता है 1 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर होता है 1 बीघा, 1 बीघा बराबर होता है 55 गुणे 55 वर्ग गज होता है। लेकिन 20 बिस्वा बराबर 10 बिस्वा नहीं होता है, बल्कि 1 बीघा होता है। ठीक है, 1 बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा बराबर होता है। ठीक है, अगला है हमारा कि वार्षिक क्रम और वर्षानांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि, या फिर फसल रोपण अनुक्रम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, फसल रोपण अनुक्रम क्या होता है? जो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने को, यानी कि वर्षा के अंतर पे जो फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फसल रोपण, ठीक है, अनुक्रम कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं मानसून के बाद आने वाली फसल कौन सी होती है? रबी की फसल होती है। ठीक है, वर्षा के क्रम और वर्षा के दौरान, वर्षा के समय लगाने वाली फसल को क्या कहते हैं स्टूडेंट? वो होती है आपकी खरीफ की फसल होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो लगाने वाली फसल होती है वो कौन सी होती है? जायद होती है। ठीक है, ये सारी वर्षा के यानी कि वार्षिक क्रम और वर्षानंतर फसल उगाने की व्यवस्था फसल रोपण अनुक्रम कहलाती है। ठीक है, अगला है कि प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, 350 मिलियन टन, या फिर 400 मिलियन टन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 350 मिलियन टन जो है वो कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है प्रतिवर्ष भारत में। ठीक है, 2015 के अकॉर्डिंग जो है ये आंसर है। आगे है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या क्या है? 2,12,585, 2,39,582,
2,40,202 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए तत्कालीन जो डाटा था वो था 2,40,202 था ग्राम पंचायतों की संख्या। अगर हम वर्तमान में देखें, अगर ग्राम पंचायती जो प्रणाली है, जैसा कि आप जानते हैं भारत में क्या है, कौन सी प्रणाली है, पंचायती राज्य प्रणाली, यानी कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। और ग्राम पंचायती प्रणाली में जो गांव होते हैं या फिर जो छोटे कस्बे होते हैं, उन कस्बों के स्तर पे ग्राम पंचायतों या फिर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। और इसका प्रधान कौन होता है फ्रेंड? इसका प्रधान जो होता है वो कौन होता है? ग्राम प्रधान जो होता है इसका प्रमुख होता है, ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे अगर हम वर्तमान डेटा की बात करें कि वर्तमान में कितनी जो हैं ग्राम पंचायतें हैं, तो ये वर्तमान में है 2,55,780, ठीक है। और अगर हम तीनों ही मतलब मिला लें, तीनों प्रकार की जो पंचायतें उनको मिला लें, तीनों प्रकार की कौन से, एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, दूसरा आपका जो होती है इंटरमीडिएट जो है पंचायत होती है, और तीसरी जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है। तो इन तीनों को मिला लें तो ये डेटा क्या हो जाता है? 2,63,274, ठीक है। तो 274 ये आपके इस समय का ग्राम पंचायतों की कुल संख्या मानी जा रही है, ठीक है। ये चीज़ था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या प्रश्न है कि भारत में कुल वन्य क्षेत्र कितने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम तत्काल उस समय का आंसर देखें तो करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा कि 7,69,538 वर्ग किलोमीटर जो है ये समय का कुल वन क्षेत्र है। रिपोर्ट है देखिए 2016 की भारत वन रिपोर्ट, ठीक है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है, स्थिति रिपोर्ट है 2019 की 16वीं नंबर की, ठीक है। और इस रिपोर्ट में जो वर्तमान में भारत का देखें तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वनावरण है, जो वन क्षेत्र है वो कितना है? 7,12,000, ठीक है, 249 जो है ये इस समय का 7,12,249 वर्ग किलोमीटर जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हमें दिखता है वनावरण, जो कि अगर परसेंट के हिसाब से देखें कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर प्रतिशत देखें तो ये कितना हो जाएगा? 21.67 हो जाएगा, ठीक है, 21.67% है, ठीक है। अगला है हमारा कि कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किए गए क्षेत्र, और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर देखिए ये हो जाएगा कि वह वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, और साथ ही साथ वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती किया होगा। एक बार नहीं, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें एक से आप अधिक बार जो है खेती किए हों, अधिक फसलें लगाए हों, उसी खेती को हम क्या कहते हैं? कुल खेती क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो वर्ष में जो शुद्ध खेती किया हो और क्या क्षेत्र, और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक जो है वो खेती की गई हो, ठीक है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? सबसे पहले ये जान लीजिए रूट क्रॉप क्या होता है। रूट क्रॉप की जो फसलें होती हैं, तो रूट क्रॉप जो फसल होती है ऐसी फसल को कहा जाता है जिनकी जो जड़ होती है और जो तना होता है, जड़ प्लस तना जो होता है वो खाने योग्य नहीं होता है, या फिर जिनको खाने के इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिनकी जड़ों को और जिनकी तनों को, यानी कि ऐसी फसलें जिनके जड़ों को और जिनके तनों को खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसी फसलों को हम रूट क्रॉप फसल कहते हैं। और इसमें अब आप बताइए कि किसके जड़ को और किसके तनों को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? आलू के, चुकंदर के, शकंदर के, या फिर शकरकंद के, या फिर ईख के। करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे हम देखते हैं आलू भी जड़ है, चुकंदर भी हम जमीन से निकाल रहे हैं, शकरकंद भी हम जमीन से निकाल रहे हैं, तो इनको तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं खाने में। लेकिन अगर हम ईख जो होता है, ईख जो आप तने का इस्तेमाल करते हैं, तने, ईख के तने से हम क्या निकालते हैं? रस निकालते हैं। लेकिन बहुत से लोग खाते भी, तो आप सोचोगे मैम हम लोग तो खाते भी, भाई खाते नहीं हो आप लोग, उसको फेंक देते हो, उसका सिर्फ रस निकालते हो, ठीक है। तो ईख के तने से हम रस निकालते हैं और उस रस का हम चीनी बनाते हैं। तो देखिएगा ईख जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला देखें कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 12%, 30%, 45% या फिर 25%। करेक्ट आंसर इज ए है 12%। जैसा कि गेहूं में आप प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं, बहुत सारे ये सोर्सेज हैं पोषक तत्वों का गेहूं।
तो देखा जाए सब जो प्रोटीन का प्रतिशत हमें देखने को गेहूं में मिलता है वो 8 से लेकर के 12% मिलता है। सर्वाधिक जो गेहूं में चीज़ पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, इसीलिए वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। रोटियां जो होती हैं हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, तो गेहूँ में अगर हम कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशतता की बात करें तो 65 से लेकर के 70%। तो आपसे ये भी पूछ सकता है भाई गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 65 से लेकर के 70% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और वसा जो होता है लगभग 1.5% जो होता है वसा अभी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैट क्योंकि हमारे शरीर को जो है ठंड से बचाता है, गर्मी देता है, ठीक है, वसा। और देखा जाए तो खनिज पदार्थ भी हमें मिलते हैं, लगभग 2% तक खनिज पदार्थ भी हमें मिलते हैं। गेहूं की बात करें फ्रेंड, गेहूं जो कि एक रबी फसल है, ठीक है, और गेहूं की अगर हम बात करें तो किस प्रजाति की फसल है ये आप ध्यान रखिएगा, तो ट्रिटिकम, ठीक है, ट्रिटिकम प्रजाति की गेहूं जो है ये फसल होती है। और ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और सामान्यतः क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ट्रिटिकम प्रजाति की फसल है। अगला है परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा या फिर एलुविलियन मृदा, एलुविनियन सॉइल, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर है, ये सभी कहा जाता है परिक्षेत्रीय मृदा। परिक्षेत्रीय मृदा ऐसी मृदा होती है जिन पे जो है वहाँ के जो वातावरण होता है जो आसपास का, उनका प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव जो है परिक्षेत्रीय मृदा पे पड़ता है। तो ऐसी मृदा जिनका क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है ऐसी मृदा को परिक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। और परिक्षेत्रीय मृदा को देखा जाए ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, एलुवियन मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है, एक आपका फर्टिलाइजर है। और इनका जो अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है 6:3:1, 4:2:1, 4:3:1 या फिर 4:2:2। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। कितना भैया अनुपात होना चाहिए, नाइट्रोजन का अनुपात 2:4 होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन के पास देखा जाए फास्फोरस आता है, फास्फोरस का अनुपात 2 होना चाहिए। उसके बाद देखा जाए पोटेशियम यानी कि के, उसका अनुपात 1 होना चाहिए एक अच्छा उर्वरक बनाने के लिए। ये देखिए फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का प्रयोग हम पौधों के विकास के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की भूमिका अलग होती है, देखा जाए फिर पोटेशियम की, फास्फोरस की भूमिका, यहाँ पे माफ़ करिए, फास्फोरस की भूमिका अलग होती है और पोटेशियम की भूमिका अलग होती है, लेकिन इन तीनों की ही भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है एक पौधे के विकास के लिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र ये घुलन होता है, पानी में घुलनशील होता है, बहुत आसानी से पानी में घुल मिल जाता है और आपके पौधे के जो है जब आप सिंचाई करते हैं, जब आप पौधे का लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो वहाँ पर इस उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होता है ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब बीज लगाया जाता है ना, बीज का विकास करने के लिए नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पौधों की ग्रोथ के लिए जो है ये पौधों की ग्रोथ करता है। जो पौधों की जो जड़ होती है उन जड़ को बढ़ाने में जो है नाइट्रोजन भूमिका निभाता है, उसको बढ़ाने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पौधे का जो हरा रंग होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल को ये बढ़ाता है, ठीक है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है। पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। पौधों के हर अंग ओवरऑल देखें, क्योंकि हम लोगों ने ग्रोथ किया, तो पौधों का जितना जो अंग है उन सभी अंगों को विकास जो है वो नाइट्रोजन के माध्यम से होता है। यहाँ पे दूसरा देखिए फास्फोरस है, पी मीन्स फास्फोरस है। फास्फोरस जो है इसका काम जो होता है, जो पौधे का तना होता है, जो पौधों की डंठल होती है, उसको मजबूत बनाने का कार्य करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं उनमें मदद करता है। इस तरह देखें तो ये इससे क्या होता है, पौधे जो होते हैं आसानी से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ही द्वारा एक पौधा अपना भोजन बनाता है। और उसमें कौन सा उर्वरक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है फास्फोरस है, ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट अगर देखें तो ये जो है इसके माध्यम से अगर हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं उर्वरक के रूप में, तो इससे पौधे बहुत जल्दी से विकास कर जाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कि आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम की बात करें तो देखा जाए तो अगर किसी पोटेशियम उर्वरक का जब आप इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र जो होता है ये क्या करते हैं कि इसका जब हम प्रतिशत बढ़ाते हैं, अनुपात होता है, तो ये कोई क्षेत्र है जहाँ पानी की कमी है
तो उस पानी की कमी को पौधे जो सहन करने की जो क्षमता होती है वो इसी के वजह से होती है, पोटेशियम की वजह से होती है। ठीक है, तो पौधों में जो पानी की कमी को सहन करने की क्षमता का विकास जो है, क्षमता जो प्रदान होती है वो पोटेशियम के द्वारा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, देखिए स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा आपको पता होगा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? तो पौधों में जो स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है आपका पोटेशियम करता है। स्टोमेटा वो होता है जिससे जो पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने का जो ऑक्सीजन का जो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का और O2 का जो आदान प्रदान होता है वातावरण से और पौधे के बीच में, वो उसको कंट्रोल कौन करता है? वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। और स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है पोटेशियम। यानी कि इसकी कमी अगर हो गई तो क्या होगा, आप समझ रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा ये जो है पौधों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देता है, स्टार्च को भरपूर जो है वो पौधों में लाता है। जो फल होते हैं स्टार्च बहुत लाता है, तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सॉइल हेल्थ कार्ड जो है सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो यही देखने के लिए कि सॉइल की हेल्थ कैसी है, कौन सा जो है पोषक तत्वों की कमी है, इन पोषक तत्वों को हम जो है वो डाल दें मृदा में, जिससे कि ये सारे जो पोषक तत्व हैं जिनकी कमी की वजह से पौधे प्रभावित होते हैं, इन सब की कमियों को पूरा करके एक स्वस्थ हेल्दी जो है वो पौधा जो है वो विकास किया जा सके। तो यही होता है, जाँच करके पड़ताल करके जो मृदा की इन सब तत्वों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल किसके किसके लिए। ठीक है, अगला है हमारा कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म। देखिए बार बार यहाँ से प्रश्न आ रहा है, बार बार मैं आपको बोलना चाह रही हूँ यही कि दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखो। बैगन की, टमाटर की, फूल गोभी की या फिर बंद गोभी की। तो इसकी जो पूसा रूबी है, हम लोगों ने पहले भी बात किया था, तो ये जो है ये टमाटर की है। ठीक है, पूसा रूबी टमाटर की है। और अगर हम बात करें इस पूसा रूबी का विकास किसने किया था, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के द्वारा नई दिल्ली में जो स्थित है उसके द्वारा इसका विकास किया गया था, पूसा रूबी, जो कि टमाटर की। अन्य किस्मों की बात करें तो पूजा लाल भी जो है लाल रंग का टमाटर होता है, तो पूजा लाल हो गया। ठीक है, पूजा लाल हो गया। प्लम जो हो गया ये भी टमाटर की किस्म है, प्लम जो हो गया। पूजा, ठीक है, पूजा अर्ली, ठीक है, पूजा अर्ली जो है ये भी टमाटर की किस्म है। शक जो है ये सब जो है प्रमुख टमाटर की किस्में हैं। ठीक है, अगला है हमारा, माफ करिएगा, कि एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसलों को थ्रेसर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। तो देखिए अगर थ्रेसर जो आप लोगों ने देखा होगा ना, ये दाने को निकालता है। ठीक है, जैसे कि धान हो गया, धान कवर होता है, उसको दाने को निकालने के लिए बीज का इस्तेमाल करते हैं धान में हम लोग, तो उसको निकालने के लिए हम थ्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने थ्रेसर के स्पीड, गति उसकी अधिक कर दी, तो ये क्या करेगा, उस बीज को क्या करेगा, तोड़ देगा, महीन महीन भागों में तोड़ देगा। उससे क्या होता है, जब वो महीन भागों में टूट गया, तो जब भी हम धान को ना, धान से चावल को अलग करते हैं, धान की जो आप फसलें देखे होंगे, जब उसमें से उसके कवर को अलग करते हैं तो भूसी निकलती है, तो ये क्या करता है, फसलों को भूसी में मिला देगा। ठीक है, तो दाने को काट देता है और इतना महीन काटता है कि वो जो है वो फसल जो है भूसी के साथ वो मिल जाते हैं, तो जिससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, दानों का, तो दानों का अधिक नुकसान तब होता है जब थ्रेशर की जो गति होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, अगला है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। देखिए दीमक बहुत फसलों को नष्ट करते हैं, आपके घर में फर्नीचर भी होंगे ना, तो वहाँ पे भी दीमक लग जाते हैं, तो देखिए तब क्या इस्तेमाल किया जाता है, रोगार का, मोनोक्रोटोपस का, या फिर एंडोसल्फान का, या फिर क्लोरोपाइरिस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोक्रोटोपस का इस्तेमाल किया जाता है दीमक अगर कहीं लग गया हो। ठीक है, देखिए लकड़ियों में लगते हैं और इसकी वजह से पूरा नष्ट खा जाते हैं ये। तो अगर किसी घर में दीमक लग गया हो, उनके फर्नीचर में, उनके बेड में, उनके सोफे में, तो आप देखो मोनोक्रोटोपस लेके आओ, वहाँ पे इस्तेमाल करो इस रसायन का, दीमक नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिना यानी कैबिनेट मंत्री। देखिए मंत्रियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, वो भी खासकर जो कृषि संबंधित, जो कृषि के मंत्री होंगे, कृषि मंत्रालय से संबंधित होंगे, और जो आपकी पंचायती ग्रामीण पंचायत से संबंधित जो मंत्रालय होगा उसके मंत्री भी पूछा जा रहा है। तो राधा मोहन सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, राजीव प्रताप रूडी, या फिर जयंत सिन्हा। देखिए ये उस समय 2015 में जो थे वो थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो थे वो उस समय तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे ग्रामीण विकास से संबंधित। लेकिन अगर हम अभी की बात करें
कि अभी जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण जो मंत्री हैं, जो पंचायती विकास के मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं, वो कौन है? गिरिराज सिंह जो है, ठीक है, गिरिराज सिंह जो है इस समय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और देखिए यहाँ पे हमें, ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर पूछे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। अगला है हमारा फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किया जाता है? भाई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी की उपज का अनुमान लगाने के लिए हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कि फसल कटाई का परीक्षण किया जाता है कि भाई उपज कितनी होने वाली है, उपज का अनुमान लगाने के लिए इस परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? फतेहपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर या फिर प्रतापगढ़। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है आंवले का उत्पादन हमें प्रतापगढ़ देखने को मिलता है। आंवला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आंवला जो कि इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। देखिए विटामिन से संबंधित सब प्रश्न याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। विटामिन जो कि बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन हम विटामिन को दो भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से? एक तो आपका वसा में घुलनशील, ठीक है, जो फैट सेल्यूबल होता है, और दूसरा जो पानी में घुलनशील होता है, जो वाटर सेल्यूबल होता है, जो पानी में घुलनशील विटामिन हो जाता है। अगर हम पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो देखिए दो विटामिन दिखती है, एक तो हमें बी दिखता है, दूसरा हमें सी दिखता है। तो विटामिन सी जो कि आंवले में पाया जाता है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। भाई मतलब पानी में धुल दिए तो विटामिन खत्म हो गई, ठीक है। इसलिए संतरे वगैरह को जब भी खाओ ना या नींबू, तो उसके ऊपर के परत को धुलो, अंदर नहीं, क्योंकि पानी में घुल के खत्म हो जाता है। जो नाली में कीड़े मकोड़े ना उनको ये विटामिन मिलने लगती है। तो ये देखिए वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील विटामिन सी होता है। लेकिन एक खास बात आंवले की ये है कि आंवले का जो रस, जो विटामिन होता है ना, वो गर्म पानी में एकमात्र ऐसा मतलब फल है जो विटामिन सी से भरपूर है। ये लेकिन गर्म पानी में इसका जो है ये घुलन नहीं होता है। प्रश्न आ चुका है कौन सा विटामिन जो है मतलब कौन सा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है लेकिन वो जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया आपका आंवला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये गर्म पानी के द्वारा इस विटामिन को नष्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, आंवला, ठीक है, जो कि कहाँ पे इसका उत्पादन होता है? हमें प्रतापगढ़ में, ठीक है। आगे देखते हैं और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तहसीलदार, उप विभागीय मजिस्ट्रेट, कानूनगो, या फिर जिनको हम लेखपाल कहते हैं, या फिर पटवारी। तो देखिए खतरा और खतौनी जो होता है ना, ये एक तरीके से रजिस्टर्ड होता है। क्या होता है? जो डिटेल होती है भूमि के मालिक की, उससे डिटेल होती है, यानी कि जो भूमि और जो फसल विवरण होता है उन सब की जो डिटेल होती है वो होती है खसरा और खतौनी। और जिसको तैयार करने का कार्य कौन करता है? ये पटवारी करता है। तो एक तरीके से खसरा और खतौनी का इस्तेमाल जो होता है एक वैधानिक दस्तावेज के रूप में किया जाता है। ये वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें जो है भूमि के मालिक के संबंधित भूमि के अन्य डिटेल जो है सब कुछ दी रहती है खसरा और खतौनी में। और जिसको तैयार करने का कार्य कौन करता है? वो पटवारी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से था आज का हमारा जो 2015 में जो प्रश्न पूछा गया था उससे संबंधित हम लोगों ने देखा कि प्रश्न क्या आया था, ठीक है। ग्रामीण विकास में जो तथ्य थे उनको भी हम लोगों ने देखा। और आपको प्रिपरेशन भी इसी के अकॉर्डिंग करने की, देखिए किसमें जरूर याद करिए, किस्मों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। प्रीवियस इसका पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चंस को रिपीट भी किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।